बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 6.6 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण बैंक की आलोचनात्मक समीक्षा के बारे में। तो आपने पुरानी वीडियो यानी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर जो है आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें ग्रामीण बैंक की आलोचनात्मक समीक्षा क्या होती है, यानी क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। तो चलिए देखते हैं ग्रामीण बैंकिंग में समस्याएं क्या आती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बैंक होते हैं वो ऋण तो देते हैं, ब्याज की कम दर पर भी देते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि उनके पास आधार नहीं होता। तो यहाँ पर यही देखेंगे कि आधार क्या क्या समस्याएं आती हैं जब एक किसान गांव का व्यक्ति जाता है, कहाँ पर जाता है, बैंक से ऋण लेने, और वहीं जाता है साहूकार से ऋण लेने। साहूकारी जमींदार से जब ऋण लेता है तो उसे कोई आधार देना नहीं पड़ता, वो जान पहचान के लोग हैं और उसे जान पहचान के आधार पर ही ऋण दे दिया जाता है, लेकिन उस पर ब्याज की दर ज़्यादा से ज़्यादा ली जाती है। तो ये इसमें कमी है। तो लेकिन यहाँ पर ग्रामीण बैंक से अगर लेना चाहता है तो क्या होगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी उनके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपर्याप्तता। अपर्याप्तता का मतलब होता है कि जब साख लेते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है गिरवी, यानी जैसे कि आपको उधार लेना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, उतनी ही मूल्य का, उससे अधिक मूल्य की वस्तु गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी आपको जो है पैसा बैंक से मिलने वाला है। तो ऐसी वस्तु कोई भी नहीं होती है किसानों के पास, क्योंकि वैसे ही वो गरीब हैं और खेती पर वो उनका जीवन निर्भर करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उनके पास साख लेने के लिए कोई भी आधार नहीं होता है, यानी कोई भी महंगी वस्तु नहीं होती है जो कि वो रख सके बैंक के पास, जिसके आधार पर वो पैसा ले सके। तो अपर्याप्तता होती है। इसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए, तो उसके द्वारा सॉल्व की गई है। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है पिछली वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है। संस्थागत स्रोतों का अपर्याप्त स्थान। जो संस्थागत स्रोत होते हैं उनका पर्याप्त स्थान होता है, मतलब उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा जो है कम होते हैं और कम जो है उनका महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि जो है गरीब आदमी उनका फ़ायदा ही नहीं उठा सकता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो स्वीकृति अपर्याप्त मात्रा। स्वीकृति अपर्याप्त मात्रा का मतलब है यहाँ पर स्वीकृति अपर्याप्त का मतलब होता है उनको स्वीकृति नहीं मिलती, मतलब कि ऋण की मात्रा जो है, स्वीकृति ऋण की मात्रा जो है अपर्याप्त रहती है। अगर किसानों को मिलता भी है तो बहुत कम ऋण मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ आधार ही नहीं है, इतना महंगी चीज़ ही नहीं है जिसके आधार पर वो ऋण ले सके उतना। जो अगर मान लीजिए उसको 1 लाख का ऋण चाहिए तो 1 लाख का ऋण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 लाख की चीज़ ही नहीं है, ऐसी वस्तु ही नहीं है किसान के पास 1 लाख की कीमत से ऊपर हो। तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति जो है अपर्याप्त मात्रा होती है। ऐसी मात्रा ऋण से मिलती है, मतलब बैंक से मिलती है, जो कि बहुत कम होती है और उससे किसान का काम नहीं चलता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद गरीब या सीमांत कृषकों की ओर कम ध्यान। जो गरीब और सीमांत कृषक होते हैं, सीमांत का मतलब सीमा के अंत में खड़े हुए, एक तरह से समझ सकते हैं, सीमा के अंत में खड़े हुए। ठीक है। सीमांत कृषक, ये गरीब या सीमांत, जो कि बिल्कुल नींव में खड़े, मतलब बिल्कुल वहीं पर सीमा के अंत में ही खड़े हैं, मतलब वो खत्म होने वाले हैं, मतलब छोड़कर जाने वाले हैं। गरीब या सीमांत कृषकों की ओर कम ध्यान दिया जाता है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ये संस्थाएं नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गरीब है किसान और सीमांत है गरीब है किसान। गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसके आधार पर वो ऋण दे सके, और वो बिना आधार के ऋण देने की गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपना पैसा डुबाने का कोई शौक नहीं है, उसे भरोसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब बढ़ता बकाया। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें समस्या क्या होती है, धीरे धीरे जो ग्रामीण, अगर ये साहूकार से ऋण लेता है, जमींदार से लेता है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बकाया हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, और चुकाने में बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है। तो कृषि में ना चुकाने की दरें, बहुत ऊंची दरें होती हैं, जैसे जमींदार साहूकार, बहुत ज़्यादा ऊंची दरें होती हैं ब्याज की, जो कि चुका नहीं पाता, और धीरे धीरे उनके में जो है कर्जा होता जाता है और बढ़ता जो बकाया जो है, बकाया और भी बढ़ता जाता है, यानी धन की मात्रा, जो उधार धन की मात्रा, वो और भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अपर्याप्तता देखी कि अपर्याप्त है, यानी उनके पास संसाधन नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है जिसके आधार पर ले सकें। संस्थागत स्रोतों का पर्याप्त
स्थान दिया गया है, यहाँ पर जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। स्वीकृति की पर्याप्त मात्रा, ऐसा इतना धन नहीं मिल पाता है किसानों की जिससे कि उनका काम चल सके, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर वो पूरा जो है अपना पर्याप्त धन स्वीकार प्राप्त कर सकें। उसके बाद देखिए गरीब या सीमांत कृषकों की ओर कम ध्यान दिया जाता है, बढ़ता बकाया है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में क्या है, देखिए 6.7 की बात करते हैं, कृषि विपणन व्यवस्था। कृषि विपणन व्यवस्था यानी कृषि के बाजार की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या है, कृषि विपणन का अर्थ सबसे पहले देखेंगे हम। कृषि विपणन व्यवस्था में जो है, यहाँ विपणन का मतलब क्या होता है, विपणन का मतलब होता है बाजार, कंफ्यूज नहीं होना है। विपणन का मतलब होता है बाजार, और यहाँ पर बाजार है ये देखिए, और यहाँ पर कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर समझते हैं अर्थ और आपको ये विपणन भी समझ में आ जाएगा। तो क्या चीज़ है, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है। क्या है, कृषि विपणन। देखिए दोनों कृषि विपणन लगा हुआ है, अगर विपणन की खाली बात करें तो इसका मतलब होता है बाजार, लेकिन कृषि विपणन की बात करें तो ये कृषि विपणन अलग हो जाएगा। यानी कृषि के लिए जो बाजार है, सीधी सी बात है, कृषि और बाजार, कृषि के लिए जो बाजार है कृषि विपणन हो गया। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में इसकी परिभाषा कैसे देंगे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स हमें यहाँ पर, ये तो हमारा जो है सिंपल भाषा में समझने के लिए है, ताकि आप जो है अगर आप जो परिभाषा भूल भी जाते हैं तो आप जो है अपने आप से लिख सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जो है समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखिए परिभाषा भी याद कर लें ताकि आप तो फुल मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पर परिभाषा ये है, कृषि विपणन का अर्थ की ये है कि कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें फसल का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंक और पैकिंग, वर्गीकरण और देश के भीतर विभिन्न कृषकों उत्पादकों का वितरण सम्मिलित है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फसल को, जो फसल होती है, खेत से फसल उगती है ना, उस फसल का संग्रहण किया जाता है। चलिए समझते हैं अच्छे से, फसल का क्या किया जाता है, फसल का। देखिए कृषि विपणन एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखिए फसल का, फसल यहाँ पर फसल की बात करते हैं, फसल का क्या किया जाएगा, फसल का यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। पहला फसल का जो है संग्रहण कर दिया जाएगा, संग्रहण, फसल को इकट्ठा करना। दूसरा है फसल का प्रसंस्करण, प्रसंस्करण करेंगे। उसके बाद आएगा परिवहन करेंगे। उसके बाद पैकिंग करेंगे, तो इस तरह से पैकिंग करेंगे। और वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग और वर्गीकरण, तो इन सारे काम को जब हम करते हैं और विभिन्न जो है देश के भीतर ही विभिन्न कृषक कृषि उत्पादों का वितरण करते हैं। अब इनका क्या है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हम इसका वितरण करते हैं, वितरण देश में, यानी देश के भीतर जब इसका वितरण करते हैं तब हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर कृषि विपणन कहते हैं। तो कृषि विपणन का अर्थ क्या हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसल का देखिए फसल का संग्रहण किया जाए, प्रसंस्करण किया जाए। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, प्रसंस्करण मतलब अलग करना। यहाँ पर परिवहन का मतलब है परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, पैकिंग करना, उसे पैक करना। वर्गीकरण मतलब अलग अलग वर्गों में बांट देना। और जो है इतना सब करने के बाद जो है उसके बाद देश में जो है उसका वितरण कर दिया जाए, जिन लोगों को जिसकी ज़रूरत है जिस चीज़ की, वहाँ पर उन्हें बांट दिया जाए, मतलब पैसे लेकर दे दिया जाए, तो उसे कहेंगे हम कृषि विपणन। तो ये कृषि के लिए किया गया है तो कृषि विपणन है। ठीक है, तो फसल की बात की गई है, तो यहाँ पर इस तरह से परिभाषा है। आई होप यहाँ पर आपको कृषि विपणन का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में, कि एक किसान है कौन कौन सी समस्याओं का सामना करता है, उसके बारे में देखते हैं। जो किसान होता है, बड़े व्यापारियों द्वारा हेराफेरी, जो बड़े व्यापारी होते हैं किसानों के साथ हेराफेरी करते हैं, तो हेराफेरी का सामना किसानों को करना पड़ता है। तो बाजार सूचना का अभाव,
किसानों के पास बाजार सूचना का अभाव होता है। किसान जो होते हैं उनके पास इतनी सूचना नहीं होती है कि बाजार में वस्तु का भाव क्या है, और उन्हें पता ही नहीं चलता है। और जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, कम दाम में उनसे खरीद लेते हैं, और जिस वस्तु की कीमत जो है ज़्यादा मिलनी चाहिए थी उसकी उन्हें कीमत कम मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसानों का शोषण होता है। संग्रहण सुविधा का अभाव, संग्रहण की सुविधा अभाव है, मतलब जो है देखिए संग्रहण की सुविधा मतलब संग्रहण का मतलब ये नहीं होता कि इकट्ठा ही कर लिया। संग्रहण का एक और गहराई से अगर हम देखें तो संग्रहण का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। चलिए, यहाँ पर संग्रहण का मतलब ये होता है, देखिए एक किसान है, अब देखिए एक व्यापारी है। अब मैं आपको एक व्यापारी के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर जो है एक व्यापारी है, और ये व्यापारी बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब बहुत चालाक है ये व्यापारी। अब ये किसान है, अब ये किसान है, इसने पूरे साल पैसा कम मतलब उगाया अपने खेत में अनाज, और ये व्यापारी इसके पास गया कि भैया मेरे को व्यापार, इसने तुरंत जैसे ही इसने उगाया और इसने खरीद लिया कि कीमत बहुत कम थी उस समय। जैसे मान लीजिए गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की कीमत बहुत कम थी और इसने खरीद लिया गेहूं। अब इसने खरीदने के बाद इसने क्या किया, अब ये व्यापारी है, ये चालाक है, अब इसको क्या करना, इसने गेहूं खरीद लिया बहुत कम दाम में। अब इस गेहूं को इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, एक फैक्ट्री यानी स्टोर बना लिया। यहाँ पर स्टोर शटर लगा दिया, उसके अंदर भर दिया गेहूं गेहूं गेहूं, बहुत सारा गेहूं भर लिया। अब ये निकालेगा नहीं, अब ये तब निकालेगा, अब इसको पता है बाजार सूचनाओं के बारे में पता है, यानी जो मैंने आपको बताया ना बाजार सूचना का भाव, लेकिन इसको नहीं है बाजार सूचना का भाव, इस व्यक्ति को है बाजार सूचना का भाव। तभी तो इसने इस व्यापारी को बेच दिया। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, व्यापारी, व्यापारी है, और ये है किसान, किसान, ठीक है। तो देखिए किसान को सूचना का अभाव है क्योंकि इसके पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन व्यापारी का तो काम ही होता है इधर से उधर घूमना और बाजार में घूमते रहना। तो व्यापारी को पता है बाजार में किस चीज का भाव कितना है, और इसी आधार पर यहाँ पर सस्ते भाव में ये खरीदता है गेहूं को। और किसान को नहीं पता कि कितनी कीमत है बाजार में गेहूं की, यहाँ पर अगर बाजार में आया तो कितनी कीमत पर बिक रहा है मान ली, तो यहाँ पर इसको नहीं पता है, और ये कम कीमत पर अपने सामान को बेच देता है, और ये व्यापारी जो है इकट्ठा कर लेता है, और जब गेहूं की कीमत जो है बढ़ जाती है तो अपना गोदाम से सामान निकालता है और बाजार में बेचता है, और जितना इसने खरीदा था उससे कहीं ज़्यादा जो है कमा लेता है, और ये पैसा कमा लेता है। तो इस व्यवस्था को ये जो यहाँ पर इसने किया, क्या किया, इसने जो इकट्ठा किया गेहूं को, इसे ही कहते हैं संग्रहण, संग्रहण, संग्रहण। और इसने कौन सी नीति और डिमांड मतलब कौन सा गेम खेला, इसने एक गेम खेला है, कौन सा गेम खेला, देखिए इसने कहा है डिमांड और सप्लाई का गेम खेला है, ठीक है। डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा, यानी मांग बढ़ी, मांग और पूर्ति का खेल है ये। यहाँ पर मांग बढ़ी तो इसने वस्तु को निकाला, मांग बढ़ने के साथ साथ ही कीमत बढ़ती है, कीमत, और कीमत कब बढ़ती है, जब पूर्ति कम होती है, पूर्ति कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मांग डिमांड का खेल है, यानी पूर्ति और जो है मांग का खेल है। जब यहाँ पर पूर्ति, यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर पूर्ति जो है कम हो जाएगी, तभी यहाँ पर कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो ये जो है पूर्ति को क्या करेगा, बाहर पहुँचाएगा, लोगों तक पहुँचाएगा, तो इसको ज़्यादा पैसा मिल पाएगा इस व्यापारी को। तो ये इस तरह से व्यापारी चालाक है, लेकिन किसान को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है बाजार सूचना का अभाव है किसान के पास, और बड़े व्यापारी हेरा फेरी इस तरह से करते हैं, और संग्रहण का अभाव है किसान के पास। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसानों द्वारा समस्याओं का सामना कैसे किया जाता है, और उसका फायदा जो है व्यापारी लोग कैसे उठा लेते हैं। उसके बाद देखिए विपणन कृषि को सुधारने के उपाय, जो विपणन कृषि है उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं। नियंत्रित बाजार, नियंत्रित बाजार, ऐसा बाजार होना चाहिए जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, नियंत्रित बाजार होने चाहिए। यानी कोई वस्तु को खरीद रहा है बहुत कम दाम में और कोई खरीद रहा बहुत हाई रेट में, तो ऐसे तो किसानों का जो है नुकसान होगा ना। तो इसलिए नियंत्रित बाजार होना चाहिए। वस्तु को बेचने और खरीदने का सरकार द्वारा जो है फिक्स रेट कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसे सभी वस्तु का नहीं, किसानों के लिए संरक्षण होना चाहिए। तो नियंत्रित बाजार होना चाहिए। आधारित सुविधाएं, आधारित सुविधाएं का मतलब जैसे कि किसानों को अपने खेत से ले जाना है बाजार तक माल को, तो वो कैसे ले जाएगा, उसके पास वाहन होना चाहिए, उसके पास अच्छी सड़क होनी चाहिए वहाँ पर बनी हुई, तभी तो वो ले जा पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आधारित सुविधाएं होनी चाहिए। सहकारिता बाजार,
अब बात करते हैं सहकारिता बाजार की। तो सहकारिता बाजार देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सहकारिता बाजार में देखिए उद्देश्य, यहाँ पर सहकारिता बाजार का उद्देश्य क्या होता है, किसानों को उत्पादन की उचित कीमत प्राप्त करवाना। तो सहकारिता बाजार का उद्देश्य होता है कि जो किसान है, जो कि उपज की है, किसान ने जो भी उगाया है उसकी कीमत उसे पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, यही सहकारिता बाजार कहलाता है। विभिन्न नीतिगत उपाय किए जाते हैं, यानी बाजार में जो है संशोधन करने के लिए। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हमने पढ़ी कि विपणन कृषि को सुधारने के लिए क्या क्या किए जा सकता है। नियंत्रित बाजार किया जा सकता है, सरकार बाजार पर नियंत्रण रख सकती है कि कोई व्यापारी जो है यहाँ पर जो है ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है, तो इस पर जो है नियंत्रण रख सकती है सरकार और इसको रोक सकती है। अगर ये इसको रोक दे तो यहाँ पर ये किसान, इसका फ़ायदा कम होगा और किसान का फ़ायदा ज़्यादा होगा, जिसने वाकई में मेहनत ज़्यादा करी है। तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पर सरकार जो है नियंत्रण करके रखे और उसका आधारित सुविधाएं दे सरकार को, जो है किसानों को, जैसे कि सड़क बनवाए, ये सारी चीज़ें करे। उससे क्या होगा कि किसान अपने सामान को खुद बाजार तक ला पाएगा, सूचना प्राप्त कर पाएगा और बेच पाएगा और अपनी जो है ये अपने सामान की जो है, अपने यानी किसान फसल की जो है उचित जो है वास्तविक कीमत प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पर सहकारिता मतलब, इसका मतलब है कि किसान को उसकी उचित कीमत दिलवाई जाए जितनी उसे बाजार मिलनी चाहिए। ठीक है, विभिन्न नीतिगत उपाय की गई, नीतियाँ बनाई गई हैं ताकि यह जो है उपाय अच्छे से, मतलब जो है किसान को उनका हक मिल सके इस तरह से। तो ये कुछ उपाय सुधार थे जो कि किसानों के हित में किए जाने चाहिए। तो अब देखते हैं उभरते हुए वैकल्पिक विपणन माध्यम। विपणन के माध्यम क्या होते हैं, देखिए उभरते हुए कौन कौन से उभर रहे हैं। किसानों के बाजार का प्रारंभ, किसानों के बाजार का प्रारंभ, ऐसा बाजार जहां पर किसान जाते हैं और वहां पर जो है अपना माल बेच सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। तो ये चीज़ है, किसानों के बाजार का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठजोड़, इसका मतलब है कि राष्ट्र को यानी देश और जो है अन्य देश यानी दूसरे विदेशों के साथ जो है गठजोड़ किया गया, कंपनी के साथ जोड़ा गया। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा करने से ये हुआ कि जो दो देश में जो है व्यापार का क्षेत्र बढ़ा और जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलने का फ़ायदा हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगीं। तो उभरते हुए वैकल्पिक विपणन के स्रोत हैं, ये हो सकते हैं किसानों के बाजार का प्रारंभ किया जा सकता है, उभरता हुआ बढ़ रहा है, और राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जोड़ा जा रहा है एक साथ ताकि व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, किसान की मदद की जा सके, आधारित सुविधाएं को विकसित किया जा सके। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।